नमस्कार दोस्तों। तहलका मचा हुआ है पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, सरकार के गलियारों में और सेबी के ऑफिसों में। अदानी अकेले नहीं डूबेंगे। हाइडेनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसने अगर जरा सी भी सच्चाई है तो ये लेके डूबेंगे एलआईसी और एसबीआई को, जिसने अंधाधुंध पैसा अदानी की कंपनियों में लगा है। कहीं ना कहीं उसके पीछे सत्ता भी कटघरे में है, क्योंकि सत्ता के निर्देश के बगैर ये सरकारी कंपनियां हैं। एलआईसी, एसबीआई और भी बहुत सारे बैंक, और बैंकों ने आंख बंद करके लोन बांटे हैं। ओवर वैल्यूएशन को चेक ही नहीं किया गया है। हाइडेनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह सीधा आरोप लगाया गया है कि ओवर वैल्यूएशन की गई है। अगर मार्केट गिरेगा तो 85% तक अडानी के शेयर डाउन जाएंगे। ये अभी तक के कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम होगा अगर इसमें से जरा भी सच्चाई आती है। अडानी की चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात की सहमति देती है, इस बात पे ओके करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी के साथ साथ सभी के मन में दहशत पैदा कर रखी है। चाहे वो रायसीना हिल का साउथ ब्लॉक गलियारा हो, अहमदाबाद में एक साहब का कॉर्पोरेट ऑफिस हो, या मुंबई में सेबी का ऑफिस हो, अब सबकी नींद हराम हो चुकी है। मीटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। संडे की छुट्टी वाले दिन भी वहाँ मीटिंग जारी थी, और दिल्ली से लेकर मुंबई या अहमदाबाद सब जगह खलबली का माहौल है। क्या सोचा था गौतम अदानी ने? दोस्त अगर सत्ता की सबसे ऊंची शिखर पर बैठा है, दोस्त बड़ा है, तो उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। लगे थे हिंडनबर्ग को हड़काने, लगे थे नाथन एंडरसन को धमकाने कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन रिपोर्ट में कहीं ना कहीं सच्चाई है, इसलिए नींद उड़ी हुई है पूरे अदानी ग्रुप की। 48 घंटे बीत गए हैं। 106 पन्नों की रिपोर्ट, जिसमें 88 सवाल एक मिसाइल के रूप में अदानी के ऊपर दागे गए हैं, उसका कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर अभी अदानी नहीं दे पाए हैं। कुछ सवालों का जवाब ही अब तक दे पाए हैं, लेकिन वो भी संतोषजनक नहीं है। एंडरसन ने उनको धमकाया है, अगर आपको लगता है इसमें कुछ जरा भी गलत है, आइए और हम पे डिफेमेशन का केस डालिए। यूएस में आइए और हम पे डिफेमेशन का केस डालिए। इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, गरीबों का पैसा जो अपनी लाइफ की सुरक्षा के लिए जमा किया जाता है, एलआईसी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एलआईसी, सरकारी कंपनी। सरकार पे भी अब जनता भरोसा नहीं करेगी तो किस पे करेगी। उसने भी आंख बंद करके अडानी में सारे पैसे लगा दिए, और शनिवार शाम तक 18,000 करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका था एलआईसी को। और आज देखते हैं आज मार्केट खुलने पे क्या हाल होता है। हालांकि सेंसस कुछ बढ़त के साथ हासिल हुआ है, तो कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं इस वीक में तय हो जाएगा, इस सप्ताह में तय हो जाएगा कि अदानी का साम्राज्य आगे बढ़ेगा। अदानी अपनी विश्व की 3rd पोजीशन की रैंक जो है हासिल कर पाएंगे, या फिर 100 से भी नीचे आ जाएंगे। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सेठ, जो सत्ता और कॉर्पोरेट के नशे में चूर होकर नियमों को ताक पे लगाकर आज हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अपने बर्बादी के मंजर को देख रहा है। जिस रिपोर्ट में उन पर आरोप लगाया गया है कि 120 बिलियन डॉलर की कंपनी में से 100 बिलियन डॉलर तो लास्ट के 3 सालों में ही कमाए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा दोस्तों? उसने उनकी सातों कंपनी का शेयर का ग्रोथ भी दिया है, जिसमें गैस में ग्रोथ तो 2121% हुई है 3 सालों में। 1900 कुछ % ग्रोथ एंटरप्राइजेस में हुई है। कि ऐसा कैसे उनको पारस पत्थर मिल गया कि जिसको भी छुआ और वो सोना हो गया। कॉर्पोरेट इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ये स्कैम हो सकता है हर्षद मेहता के बाद। लेकिन हर्षद मेहता की तरह कहीं सत्ता अपने को बचाने के लिए अब इन्हें भी बलि का बकरा तो न बना देगी, क्योंकि साहब अगर सत्ता में रहे तो कॉर्पोरेट तो और भी आ जाएंगे। कल हर्षद मेहता थे, आज अडानी हैं, कल कोई और तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक बार सत्ता हाथ से चली गई तो ये सारा खेल बिगड़ जाएगा। शेयर बाजार की सबसे बड़ी घोटाले के सूत्रधार हर्षद मेहता ने कहा था, एक दिन मुझसे भी बड़ा खिलाड़ी कोई इस फील्ड में आएगा और ये इतिहास दोहराया जाएगा। कहीं ये वही सच्चाई तो नहीं है।
क्योंकि जब तक सत्ता में बैठे लोग कारपोरेट के साथ मिलकर पॉलिटिकल फंडिंग उठाते रहेंगे, तब तक इस तरीके के स्कैम, कारपोरेट स्कैम और कारपोरेट में घोटाले और शेयर मार्केट में घोटाले हमेशा चलते रहेंगे। क्योंकि इसका गवाह है 2013 के बाद जो पॉलिटिकल फंडिंग भाजपा सरकार को मिली है वो प्रतिदिन कई करोड़ रुपए होती है, जो बहुत एक्सपोनेंशियल बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का गेम कारपोरेट को सपोर्ट करना भी होता है। न जाने क्यों सत्ता में बैठे लोग गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इन अमीरों पर लुटाते हैं। कभी नीरव मोदी हो, कभी विजय माल्या हो, कभी हर्षद मेहता हो, अब अदानी हो, केतन पारीक हो, कब तक जनता के सब्र का बांध बंधा रहेगा। इस बार जनता सत्ता में बैठे सभी बड़े खिलाड़ियों को माकूल जवाब देने की सोच रही है, क्योंकि इलेक्शन में यह मुद्दा तो बहुत जोर शोर से उठाया जाएगा। क्योंकि विपक्ष में बैठे लोगों के पास कोई हथियार नहीं, लेकिन अब उन्हें यह धारदार हथियार मिल गया है जो सत्ता की जड़ें काटने के लिए पर्याप्त है। एक ड्राइवर से कैरियर शुरू करने वाले आदमी जो वर्ल्ड की तीसरी सबसे रईस की कुर्सी पर बैठ गए हैं, अदानी खुद डूबेंगे या दोस्त उन्हें बचा पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उनका दोस्त भी उनके चक्कर में डूब जाए। अब अदानी लिखे हुए विमान पर उड़ना, उसकी कीमत उनका दोस्त चुकाएगा या फिर सत्ता की चकाचौंध बनाए रखने के लिए अदानी को बलि का बकरा बना देगा, या फिर सरकारी एजेंसियों की जांच का दिखावा करके अपनी दोस्ती का कर्ज भी अदा कर सकता है। ये सब समय तय करेगा। लेकिन इतिहास गवाह है, हाइडेनबर्ग ने जिस कंपनी की भी रिपोर्ट तैयार की है उसकी चूल हिला के रख दी हैं। चाहे वो निकोला मोटर्स हो, जो रिपोर्ट आने के बाद 94% तक गिर गई थी, जिससे शेयर मार्केट जमींदोज हो गया था। ऐसे में विश्व के तीसरे सबसे बड़े आदमी पर अगर हाथ डालने की कोशिश की है एंडरसन ने, तो बिना तैयारी और बिना सबूत के नहीं की होगी। इसके लिए कुछ एक्शन प्लान भी तैयार किया होगा और कहीं ना कहीं उसे यूएस गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होगा, क्योंकि इतने बड़े आदमी पर हाथ डालने का मतलब होता है कि बैक में कोई आपके भी बड़ा आदमी होना चाहिए। क्योंकि साफ पता है पूरे विश्व को कि अडानी के पीछे सत्ता खड़ी है, इंडिया की सरकार खड़ी है। इसलिए एंडरसन नाथन के पीछे भी कोई ना कोई बड़ा हाथ है। यूएस गवर्नमेंट का सपोर्ट उसको जरूर होगा, तभी इतना बड़ा एक्शन लिया गया। उनका कोई सवाल खोखला नहीं होगा, किसी में खोखलापन नहीं होगा। इसलिए अडानी की नींद उड़ी हुई है। और पर्दाफाश की टाइमिंग तो देखिए साहब, आज कारपोरेट और सत्ता दोनों कटघरे में हैं। इलेक्शन का टाइम है, 1 साल भी नहीं रह गया है इंडिया के कैबिनेट के इलेक्शन होने में। तो कहीं ना कहीं कारपोरेट और सत्ता दोनों कटघरे में खड़े हैं। क्योंकि जब तक सत्ता में बैठे लोग कॉर्पोरेट के साथ मिलकर पॉलिटिकल फंडिंग जुटाते रहेंगे, तब तक इस तरीके के स्कैम होते रहेंगे। खिलाड़ी बदलते रहेंगे, कलाकार बदलते रहेंगे, लेकिन ये खेल रुकने वाला नहीं है, ये शो रुकने वाला नहीं है। इसलिए क्वेश्चन तो पॉलिटिकल फंडिंग पे होना चाहिए, क्योंकि इसका गवाह है भाजपा को जो 2013 के बाद से पॉलिटिकल फंडिंग मिली है। कहीं ना कहीं जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई है, और वो कॉरपोरेट के को फ़ायदा पहुंचा के कॉरपोरेट उसे समेट लेते हैं और वो कमाई से पॉलिटिकल फंडिंग की जाती है। ऑक्सफैम इनइक्वालिटीज़ की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया के 21 लोगों का पैसा जो है देश की आधी आबादी से भी ज़्यादा है, 70 करोड़ लोगों से ज़्यादा है। तो दोस्तों ये खेल हमेशा चलता रहा है, इंडिया में ही नहीं ये पूरे विश्व में चल रहा है। तो सोचना होगा आखिर कब तक सत्ता में बैठे लोगों को कॉर्पोरेट के साथ मिलकर मलाई खाने का काम चलता रहेगा। हम मलाई खाने का मौका देते रहेंगे, चाहे वो बोफोर्स घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे हर्षद मेहता केस हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो, चाहे केतन पारीक केस हो और अडानी केस हो। कब तक जनता के सब्र का इम्तिहान लेते रहेंगे ये लोग। दुख की बात तो यह है सभी कुछ समय के साथ भुला दिया जाता है। जनता मेरे देश की इतनी भोली है कि समय के साथ वो धीमे धीमे सब कुछ भुला देती है। तो यही तो कारण है कि 70 करोड़ लोगों की आधी आबादी की आय जो है वो 21 लोगों के पास उससे भी ज़्यादा वेल्थ सिमट के रह गई है। 35 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तो एक वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहीं ना कहीं इंडिया के मुंह पे तमाचा मारती है, असमानता की कहानी गढ़ती है।
वक्त आ गया है कि हम अपने अधिकार की आवाज़ उठाएं और जो गरीबों का पैसा सत्ता के कुछ लोगों के पास सिमट कर रह गया है उसे वापस लाने के लिए सत्ता में बैठे लोगों से मांग करें और आंदोलन करें। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा, सरकार जो टैक्स लेती है उसमें भी वो गरीबों से लिया जाता है, क्योंकि 50% नीचे की आबादी जो है, सबसे गरीब लोग जो है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनसे जीएसटी का 64% कलेक्शन आता है। 14.83 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है 2021-22 में, उसमें से 64% तो 50% जनता ने दिया है। और जबकि टॉप पे बैठे 10% लोगों से जीएसटी कलेक्शन जो आया है वो मात्र 3% आया है। तो जनता का खून चूसने का काम सरकारें कर रही हैं, कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाती हैं, उनसे पॉलिटिकल फंडिंग मिलती है और पर्सनल फ़ायदे बहुत सारे मिलते हैं। इस खेल को रोकना ही होगा। कहीं ना कहीं सरकारी मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को से पैसा इकट्ठा किया जाता है, टैक्सों के द्वारा हो या बहुत सारी पेनल्टी लगा के, और उनसे सीधा सीधा कॉर्पोरेट को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। इवन जनता जो पैसा अपना बैंकों में जमा करती है, इंश्योरेंस कंपनी में जमा करती है, उसे भी रिस्क पे लगा दिया जाता है, उसे भी शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है और इन कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। पॉलिसीज़ इस तरीके से बनाई जाती हैं कि इन कंपनियों का बहुत फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, ये खेल रुकना ही होगा। इस खेल को रोकने के लिए हमें सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। सरकार वो चुने जो आपके हित की बात करे, जो कॉर्पोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाने की ना सोचे, जो आपके टैक्स पे काम करे, आपकी सेविंग पे काम करे, आपकी इनकम बढ़ाने पे काम करे। सरकार वो चुने जो फ्री की मलाई ना बांटे। वोट के लालच में गरीबों को फ्री की अनाज तो बांट देते हैं, क्योंकि 35 करोड़ लोगों के पास तो मेरे देश में एक वक्त का खाना भी खाने को नहीं है। जबकि सरकार दावा कर रही है कि 80 करोड़ लोगों को वो कोरोना के टाइम से, कोविड के टाइम से खाना खिला रही है, अनाज दे रही है, लेकिन ग्राउंड की स्थिति कुछ और है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस के पास इसको भेजिए, जिससे कि उन्हें भी समझ में आए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्यार में पड़ के उनके गुनाह जो हैं उसे कबूल ना करें और आवाज़ उठाएं। लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।